हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज मैं जनरल एप्टीट्यूड के फार्मूला, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि पता है गेट एग्ज़ाम के लिए समय कम है, तो किसी भी कारणवश स्टडी हम पर नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड फार्मूला एक वीपन, एक हथियार के तरीके से आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ के जरिए जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा, और जो अभी शुरू नहीं किए हैं उनको एक आउटलाइन मिल जाएगा पढ़ना क्या है, और फार्मूला देख करके सीख करके आप इजीली जो है क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड में हमें यही 4 टॉपिक्स पढ़ना है: एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशियल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड। तो हम फर्स्ट पहले शुरू करेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड के क्या क्या सब टॉपिक हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें पहला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूसरा है क्लॉक एंड काउंटिंग ऑफ फिगर, तीसरा है ब्लड रिलेशन, चौथा है ऑर्डर रैंकिंग, पांचवा है विन डायग्राम, छठवां है साइलोजिज्म, सातवां है कोडिंग एंड डिकोडिंग, आठवां है सीटिंग अरेंजमेंट, नौवां है लॉजिक पजल, कंटूर लाइन, फिर 10वां है डाइस एंड कैलेंडर, फिर इसके बाद लॉजिक रीजनिंग, एनालॉजीज। इतना आपका जो है सब टॉपिक्स हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड के। फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन को 2 डायमेंशन में दिखाया गया है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल के फॉर्म को, डायरेक्शन को दिखाना होगा, तो पहले आप वाई एक्सिस लिखेंगे, मीन्स नॉर्थ एंड देन ईस्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको लिखना होगा तो पहले नॉर्थ, वेस्ट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना होगा तो साउथ एंड वेस्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना होगा तो साउथ एंड ईस्ट। दो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी राइट टर्न बोला जाएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टर्न अगर बोला जाएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना होगा। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आप ये समझिए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है। 10 मीटर आपको ईस्ट जाना है, तो लेट्स मूव लाइक दिस। फिर यहाँ से आपको राइट टर्न करना है। मैंने बताया राइट टर्न मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना होगा। फिर 6 मीटर आपको मूव करना होगा टू द साउथ डायरेक्शन। फिर इसके बाद आपको फिर से अब अभी क्या करना है, आपको लेफ्ट टर्न मूव करना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर 10 मीटर आप मूव करेंगे, और फिर से आप जो है टूवर्ड्स ईस्ट मूव करेंगे, और फिर से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मीन्स 90 डिग्री up anti-clockwise, and then moving to the 10 मीटर to the north side। तो यहाँ पे आपको 10 मीटर नॉर्थ मूव करेंगे, and then again right turn with right turn and move 10 मीटर in the east direction। तो यहाँ पे and again moving to the clockwise with the 90 degree and moving 10 मीटर and you will reach at this point। तो यह है, this is the application of the direction and distance। राइट टर्न मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। शैडो पे अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग फेस अगर नॉर्थ साइड में आप किए हैं तो जो शैडो का पोजीशन बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा। अगर इवनिंग फेसिंग आपका साउथ में है तो जो शैडो पोजीशन बनेगा लेफ्ट में बनेगा। सेम इसी तरीके से अगर मॉर्निंग फेसिंग आपका साउथ में है तो जो शैडो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, और इवनिंग फेसिंग अगर नॉर्थ में है तो शैडो बनेगा राइट साइड में। सेम इसी तरीके से आप वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में देख सकते हैं। ये इमेजिन करने की बात होती है, आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो अंडरस्टूड कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज क्लॉक। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप यहाँ देखते हैं कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड पर मिनट 6 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का फॉर्मेशन। स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड तो देखेंगे पर सेकेंड में 6 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि 60 सेकेंड में आप देखेंगे तो 360 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से पर सेकेंड आपको 6 डिग्री फॉर्मेशन होगा। अगर आवर हैंड का देखेंगे तो 12 घंटे में 360 डिग्री बन रहा है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का फॉर्मेशन। इसीलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ आवर हैंड लिख दिया गया है कि 1 आवर में 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री पर आवर। स्पीड ऑफ आवर हैंड अगर इन मिनट तो 1 घंटे में 30 डिग्री बन रहा है, 60 मिनट में कितना बनेगा
30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको पर मिनट देखने के लिए 30 डिग्री बटे 60 कर देना है, जिसमें 1/2 डिग्री का फॉर्मेशन पर मिनट होगा। स्पीड ऑफ आवर हैंड इन सेकेंड अगर आप देखेंगे तो जो आपने यहाँ देखा है कि 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, तो 3600 सेकेंड में 30 डिग्री बनेगा। तो इसलिए पर सेकेंड में 1/120 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। स्पीड ऑफ मिनट हैंड आप यहाँ देखेंगे तो आप पर सेकेंड 1/10 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड में आपका यहाँ पे 6 डिग्री, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1/10 पर सेकेंड आपका फॉर्मेशन होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं याद करने की चीज़ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट हो रहा है। रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड को ऐड करते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड सेम डायरेक्शन में पर मिनट में जो मिनट हैंड है 6 डिग्री बना रहा है, आवर हैंड आवर आवर हैंड जो है पर मिनट में 1/2 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, 11/2 डिग्री पर मिनट, मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 11/2 डिग्री पर मिनट। अगर हम क्लॉकवाइज फॉरवर्ड मूव करते हैं तो टाइम को ऐड कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स बैकवर्ड तो टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है इसके बारे में देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा। इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम। एक्सटीरियर एंगल मतलब 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स जिसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप। आवर हैंड आवर हैंड और आवर और मिनट में रेशियो अगर 1:4 दिया है, इंटीरियर एंगल m/2 हो जाएगा। m मतलब मिनट की वैल्यू। 1:5 है m/2, 1:6 है m/2, 1:8 है m-h/2, 1:10 है m/2.5। और एक्सटीरियर एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल लाना होगा 360 डिग्री माइनस m/2, 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, इंटीरियर एंगल मीन्स आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनता है वो 30h माइनस 11/2m का मॉडुलस, 30h माइनस 11/2m का मॉडुलस। यही वैल्यू जैसे ही आवर और मिनट का रखोगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि आवर और मिनट हैंड जो इंटीरियर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है। अब एरर क्लॉक रिपेयरिंग, अगर टाइम गेन होगा तो एरर माइनस कर देना एरर टाइम, और अगर टाइम लूज हो रहा है तो एरर टाइम ऐड कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इन डिग्री। रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया 11/2 डिग्री पर मिनट। एनी करेक्ट क्लॉक रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 12 आवर। एनी एरर क्लॉक रिपीट इटसेल्फ व्हेन एरर टाइम बिकम 12 आवर। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। वर्टिकल अगर आप देखते हैं, वर्टिकल जो भी हम मिरर यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, ये वर्टिकल है, तो मिरर इमेज बराबर 12 माइनस एक्चुअल टाइम आप करेंगे। एक्चुअल टाइम मीन्स 12 माइनस मिरर टाइम, इसी को जो मिरर इमेज, इसका आप जो है इसके नेक्स्ट स्टेप आपका यही है। अगर हम हॉरिजेंटल की बात करेंगे जैसे वाटर इमेज, पैरेलल टू द अर्थ, जो भी पानी सरफेस पे होता है तो हॉरिजेंटली होता है, तो वाटर इमेज के लिए आपको 18:30 माइनस एक्चुअल टाइम, तो अगर यही ऊपर वाली वैल्यू एक्चुअल टाइम रखते हैं तो आपको वाटर इमेज बराबर मिरर इमेज प्लस 630 आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यही 3 चीज बेस पे फिगर आपको काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द काउंटिंग ऑफ फिगर। तो अगर आपको इस तरीके का फिगर दिया है तो आप पहले बेस पे 1 2 3 4 यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे, तो 4 आ गया, n की वैल्यू 4, n ब्रैकेट में n+1/2, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो n ब्रैकेट में n+1/2 जहाँ पे n की वैल्यू 4 है। आप यहाँ पे वैल्यू जैसे रखेंगे तो 5 × 2, तो यहाँ पर आपको 10
जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो बेस पे आप ये देखेंगे कितने ऐसे जो है कि क्रॉस लाइन बनाया गया है, कितने मतलब बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ एन की वैल्यू 8 आ जाएगा। 8 ब्रैकेट में 8 प्लस 1 मीन्स 8 इंटू 9/2 36 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 5 जो है क्रॉस लगाया गया है तो एन की वैल्यू 5 होगा तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो 4 है 10 आ जाएगा, इसमें 3 है तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग कर सकते हो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। इस फैमिली ट्री में अगर फैमिली रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो आपको सिंबल रिप्रेजेंटेशन करने आना चाहिए जिससे क्वेश्चन को आसानी से एक डायग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो मेल को पॉजिटिव साइन में, फीमेल को निगेटिव साइन में, सिबलिंग को एक एरो के साइड सिंगल एरो से दिखाते हैं। अगर कजन है तो डॉटेड एरो से दिखाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ है, स्पाउस है, डबल लाइन से दिखाएंगे। जनरेशन गैप का मतलब एज डिफरेंस बिटवीन सन एंड फादर, हाँ, दैट इज द एज गैप। ओनली चाइल्ड अगर है तो प्लस माइनस से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आपको डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, यही है फैमिली ट्री। पहला आपका स्टार्टिंग यहाँ मी, मतलब आप यहाँ पे हैं, और जीरो लेवल होगा आपकी पत्नी, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कज़न, ये सब आपके लेवल के होंगे, इनमें कोई अप एंड डाउन नहीं होगा। अगर सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू के बारे में देखेंगे तो इनका एक लेवल डाउन होगा। ग्रैंड सन डॉटर एक लेवल डाउन, ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर एक लेवल डाउन, और आपके उच्च पद के जो होंगे वो फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इसके ऊपर जो होंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीस, नीस मतलब सिस्टर की जो बेटी है वो भांजी है, ब्रदर का जो बेटी है वो भतीजी कहलाती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्सटीट्यूशन कोडिंग, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बेहतर तरीके से आना चाहिए। ए टू जेड, जो ए से ए का पोजीशन 1 है, जेड की पोजीशन 26 है। अगर बार बार आप लिखते हैं चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ लेटर का याद कर लो जैसे G7। G7 में अगर यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो 7 के आकार का बन जाएगा। 8 एच का पोजीशन 8 है, बस ऊपर से यहाँ पे बंद क्लोज कर दो, नीचे से क्लोज कर दो, 8 बन जाएगा। एम, एम 3 के जैसा है तो 13 याद कर लो। वी विक्ट्री जैसा है 22 याद कर लो। डब्ल्यू 23 है। कुछ लेटर याद कर लो, इसके बाद आगे पीछे के पोजीशन को बता सकते हो। अब नेक्स्ट रिवर्स प्लेस वैल्यू, 27 माइनस प्लेस वैल्यू, तो इसको रिवर्स प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का क्या कनेक्शन होता है, कैसे आप याद कर सकते हो फर्स्ट लेटर, हाउ इट विल कनेक्ट विद द लास्ट लेटर। जैसे ए, ए मैच विद जेड, इसको याद करने के लिए ए टू जेड कर सकते हो। बी वाई मतलब सेकेंड लेटर स्टार्टिंग से और लास्ट से दूसरा लेटर वाई है तो बॉय से याद कर सकते हो, बी वाई के साथ मैच होगा। सी एक्स क्रैक से याद कर सकते हो, ड्यू से याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर सकते हो, स्टार्टिंग से ई और लास्ट से वी पोजीशन, ई एन वी आपस में मैच करेगा। ऐसे फॉर यू, एफ यू, जी टी के लिए जी टी रोड याद कर सकते हो, एच एस हॉट स्टार, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक क्वीन, के पी डॉक्टर, एल ओ लव, एम एन मंकी। तो ये क्वेश्चन पे आपका ये सब यूज करने पे आएगा जब रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा। तो ये पोजीशन आपको याद रहना चाहिए, रिलेशन याद रहना चाहिए। नाउ वी मूविंग टू द पैटर्न एंड प्रोसेस। तो किस किस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं लेटर को लेकर के। पहला है स्ट्रेट पैटर्न, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रेट पैटर्न आपको ये जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ये पॉइंट जो बता रहा है लेटर है, यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ये मैचिंग है, पैटर्न शो होगा क्वेश्चन के बेस पे। स्मॉल क्रॉस, आपस में दो दो पेयर का क्रॉसिंग हो सकता है।
मीडियम क्रॉस भी आपको मिल सकते हैं, मीन्स स्टार्टिंग लास्ट के साथ मैच होगा, मिडिल वाला स्ट्रेट मैच होगा, तो मीडियम क्रॉस। फुल क्रॉस मतलब पहला लास्ट के साथ और सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट के साथ, हाँ, मिडिल वाला स्ट्रेट। मिडवे क्रॉस भी हो सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, और मिक्स्ड क्रॉस भी आपको दिखाया जा सकता है, स्टार्टिंग स्ट्रेट मैच होगा और बीच में क्रॉस होगा, हाँ, इस तरीके से। आप मिक्स्ड क्रॉस का सेकेंड पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। अब प्रोसेस ऑफ लेटर कोडिंग, यहाँ पे आपको यह दिखाया गया है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे होमोजीनियस सीरीज से पूछा जा सकता है, सेम नंबर होगा सेम ऑपरेशन होगा। होमोजीनियस मिक्स्ड सीरीज से पूछा जा सकता है, सेम नंबर मल्टीपल ऑपरेशन। मिक्स्ड सीरीज से पूछा जा सकता है, मल्टीपल नंबर मल्टी ऑपरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू, जो कि हमने अभी पहले दिखाया, उसके बेस पे आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वोवेल और कॉन्सोनेंट, अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इवन और ऑड प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू। नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर सीक्वेंस, अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको सीक्वेंस दिया जा सकता है। वेट, हाइट, सैलरी, मार्क एंड एज के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रैंकिंग में पोजीशन बेस्ड आ सकता है, लाइन, रो, कॉलम, ग्रुप। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऑर्डर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक ये इस डायग्राम से क्वेश्चंस आता है, जिसमें अगर कभी लेफ्ट, टॉप, स्टार्टिंग, फ्रंट, बिफोर, ये सब वर्ड्स अगर यूज होते हैं टर्मिनोलॉजीज, तो सबका मतलब एक ही होता है कि लेफ्ट लेफ्ट साइड से जो है वो आपको वहाँ पे शुरू होगा, लाइक दिस, लेफ्ट, टॉप, स्टार्टिंग, फ्रंट एंड बिफोर। और यहाँ पे राइट, बॉटम, एंडिंग, बैक, आफ्टर, ये सब शब्द का मतलब एक ही होता है कि हम इसको राइट साइड में दिखाएंगे। ओवरलैपिंग केस, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सीट इन द रो। नॉर्मल केस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सीट इन द रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज is imply that number of student between decreases. Okay, that is overlapping cases. Test of overlapping, when total is given, then left plus right to be greater than total. When total is not given, the least position minus 2 to be greater than or equal to number of people sitting in between. ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन के बेस भी बेहतर समझ में आएगा, ये वीडियो केवल फार्मूला हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाए हैं। लेट्स मूविंग टू द साइलोजिज्म। साइलोजिज्म क्या होता है? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स दिए होंगे, तीन वेरिएबल्स दिए होंगे, उसको कैसे हम पिक्टोरियल ग्राफ के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करें, उसके वहाँ साइलोजिज्म एक्सप्लेन करता है। साइलोजिज्म में क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब साइलोजिज्म में क्वेश्चन को कैसे प्रेडिक्ट करोगे, साइलोजिज्म है तो इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो समझ लेना साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। जस्ट मूव फॉरवर्ड। वेरिएबल, वेरिएबल में आपका लेटर, वर्ड, नंबर, सिंबल एंड ऑपरेशन हो सकता है। रिलेशनशिप में आल, सम, नो, सम, नॉट, इस तरीके के हो सकते हैं। पिक्टोरियल में पॉसिबल डायग्राम, रियल केस, इमेजिनरी केस। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेटमेंट इज अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेशन। Statement could be meaningless or meaningful. Statement could be meaningless or meaningful. Statement should always considered 100% true. Statement कुछ भी दिया हो, चाहे सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट भी बोल दिया जाए, उसको भी आप ट्रू मान के चलोगे। In syllogism, basically statement represent the relationship between two variables, that is example में some cat or dog, इस तरीके से। अब हम कंक्लूजन को डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन इज अ सिंपल रिजल्ट। कंक्लूजन इज अ सिंपल रिजल्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ साइलोजिज्म।
अब यहाँ पे दो प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, डेफिनिट कंक्लूजन, आइदर राइट और रॉन्ग। पॉसिबल कंक्लूजन मतलब संभावना। अब इंफॉर्मेशन है तो डेफिनिट, अगर इंफॉर्मेशन दिया होगा तो डेफिनिट मानेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो हम उसको पॉसिबिलिटी में कंसीडर करके चलेंगे। अब नेचर ऑफ कंक्लूजन, जिसमें पॉजिटिव कंक्लूजन होता है और निगेटिव कंक्लूजन होता है। पॉजिटिव कंक्लूजन उनको कहते हैं जो डेफिनेटली ट्रू है, डीटी मतलब डेफिनेटली ट्रू। निगेटिव कंक्लूजन वो होता है जो डेफिनेटली रॉन्ग हो या कांट से कंडीशन में हो। ठीक है। कंक्लूजन है थ्री प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। डेफिनेटली ट्रू होगा जो फॉलो करेगा आपके स्टेटमेंट को, कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा जो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। डेफिनेटली रॉन्ग या कांट से डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट, इसको कहते हैं। और हमने एक चीज आपको यहाँ बताया, डेफिनिट कंक्लूजन 100% जब सही हो, कभी गलत नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं डेफिनिट कंक्लूजन। जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दैट इज डेफिनिट कंक्लूजन। अब हम यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ साइलोजिज्म, जिसमें आपका है डेफिनेटली फॉलो। डेफिनेटली फॉलो तभी होगा जब डेफिनेटली ट्रू होगा, कंसीडर्ड। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मतलब ओनली डेफिनेटली रॉन्ग। लॉजिकली फॉलोज मतलब डेफिनेटली ट्रू। लॉजिकली डज नॉट फॉलो मीन्स डेफिनेटली रॉन्ग, कांट से कंडीशन। कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, डेफिनेटली ट्रू। इन्फर्ड मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, स्टेटमेंट से अनुमान लगाया जा सकता है कंक्लूजन के बारे में, तो डेफिनेटली ट्रू। कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, डेफिनेटली रॉन्ग, कांट से कंडीशन। जब साइलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या इसमें बेसिक ट्रिक क्या यूज होता है उसको ध्यान देना है। चेक check the conclusion on the basis of statement whether it follows or does not follows the statement and mark your answer by given option. Conceptual explanation of each relationship by making statements and their possible conclusion. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसको कुछ ये नोट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये पॉइंट मिला है। गिवन स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इस पॉइंट को नोट कर लो। जो चीज हो चुका है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। स्टेटमेंट अब आप यहाँ देखिए, आल ए आर बी, तो यहाँ पे आल क्या है, रिलेशन है, ए बी क्या है, वेरिएबल है। नो इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो मतलब नो इंटरसेक्शन, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होगा। और लेकिन इसको हम कांट से अबाउट रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन के बारे में आप इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पिक्टोरियल एक विन डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, आल ए आर बी। आल ए आर बी का रियल केस ये बनेगा, लेकिन और भी तो बनाया जा सकता है, ये नॉट पॉसिबल केस है। मतलब कितनी वैरायटी, मतलब कितनी पॉसिबल डायग्राम, कितना पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है वो यहाँ पे है। जैसे आल ए आर बी ये रियल केस हो गया, और इमेजिनरी केस आप ऐसे भी तो बना सकते हो, दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड हो, नॉट पॉसिबल, कांट से कंडीशन भी बन सकता है। अब यहाँ डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली रॉन्ग एंड कांट से यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, जिसमें आल बी आर ए आप कांट से कह सकते हो, आल बी आर ए क्या सभी बी ए हो सकता है। इसके यहाँ देख सकते हैं आल बी आर ए, क्या आल बी आर ए रियल केस में है, नहीं है ना, इसको कांट से बोलो। सम बी आर ए, कुछ बी ए में है, हाँ, इसको डेफिनेटली ट्रू बोलो, रियल केस में है। सम ए आर बी, कुछ ए आर बी रियल केस में है, डेफिनेटली ट्रू बोलो। आल ए आर बी रियल केस में है, डेफिनेटली ट्रू बोलो। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए में नहीं है, तो वो आप कांट से कह सकते हो, क्योंकि रियल केस में भी है और इमेजिनरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी है, इसीलिए आप इसको कांट से कंडीशन कहेंगे। सम ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग, सम ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग, नो ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग, नो बी आर ए डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि जो चीज पहले से है, इसमें बोला है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, जैसा कि पहले स्टेटमेंट दे दिया है आल ए आर बी, इसीलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए रॉन्ग है। अब पॉसिबल केसेस उन्हीं के होते हैं
जो कि अभी हमने बताया कि पॉसिबल केसेस किसके होते हैं, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पॉसिबिलिटी केस फॉलो कंडीशंस पॉसिबल डायग्राम, और पॉसिबल डायग्राम होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी केस के लिए पॉसिबल डायग्राम होना चाहिए, रियल केस से पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आल बी कैन बी ए डेफिनेटली ट्रू, सम बी कैन बी ए डेफिनेटली रॉन्ग। जब आपको पहले ही दे दिया गया है कि सभी ए बी हैं, हाँ, तो सम बी कैन बी ये रियल केस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए डेफिनेटली रॉन्ग है। तो सम ए कैन बी डेफिनेटली रॉन्ग, all A can be B definitely wrong, can be A, some A can be B, all A can be B, ये तीनों जो है रियल केस में एग्जिस्ट पहले हैं, तो रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए तीनों कांट डेफिनेटली रॉन्ग है। नो बी कांट बी बी ए डेफिनेटली रॉन्ग, सम बी कांट बी ए डेफिनेटली ट्रू, सम ए कांट बी बी डेफिनेटली रॉन्ग, नो ए कांट बी बी डेफिनेटली रॉन्ग। अब ये आप पिक्टोरियल डायग्राम से रिलेट करके देखोगे तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। पॉसिबल डायग्राम ऑफ द स्टेटमेंट सम ए आर बी, कुछ ए आर बी, तो रियल केस होगा सम ए आर बी का लाइक दिस इंटरसेक्ट, लेकिन इमेजिनरी केसेस भी बनाए जा सकते हैं, 3 इमेजिनरी केसेस यहाँ पे बनेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे ये देखिए, ये जो टॉप पे लिखा गया है ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें जो है रिजल्ट मिला है। जब स्टेटमेंट रियल केस में नहीं इमेजिनरी में एग्जिस्ट हो तो कंडीशन हमारा कांट से हो जाएगा। 50-50% है तो कांट से कहोगे। डेफिनेटली रॉन्ग तब होगा जब रियल और इमेजिनरी केस दोनों में गलत हो। डेफिनेटली रॉन्ग तभी हो जब दोनों में, रियल केस में भी गलत हो, इमेजिनरी केस में भी गलत हो, मतलब डायग्राम जो बनाओगे पिक्टोरियल डायग्राम दोनों में गलत होना चाहिए। स्टेटमेंट आप देखते हैं नेक्स्ट, सम ए आर बी, तो नोट पॉइंट में है डेफिनिट केस कांट से डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली रॉन्ग, पॉसिबिलिटी केसेस में दो होते हैं, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली रॉन्ग। डेफिनेटली ट्रू तब होगा होने के लिए दोनों में रियल एंड इमेजिनरी सही होने चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रू होगा। रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जैसा कि पहले बताए हैं। स्टेटमेंट सम ए आर बी का कुछ ऐसे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। आल बी आर ए कांट से, सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू, सम ए आर बी डेफिनेटली ट्रू, आल ए आर बी कांट से, नो बी आर ए डेफिनेटली रॉन्ग, सम बी आर नॉट ए कांट से, सम ए आर नॉट बी कांट से, नो ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपको पिक्टोरियल डायग्राम से जो है, पिक्टोरियल डायग्राम से देख करके आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा कि क्या शो कर रहा है। पॉसिबिलिटी केसेस, जैसा कि मैंने इसमें पॉसिबिलिटी केसेस में एक पॉइंट ध्यान रखना है, रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आल बी कैन बी ए डेफिनेटली ट्रू, सम बी कैन बी ए डेफिनेटली रॉन्ग, आल ए कैन बी definitely true, some A can be B, definitely wrong, no B cannot be A, definitely wrong, some A can't be A, definitely true, some A can't be B, definitely true, no A can't be B, definitely wrong। ये थोड़ा सा आप समझेंगे पिक्टोरियल डायग्राम से कि रियल केस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो वो आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, इसी के बेस पे ये सब लिखा गया है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसमें है साइलोजिज्म में जिसको समझने की ज़रूरत है, कंडीशनल केस ऑफ आइदर एंड और। इसके पहले हम एग्जाम्पल देखें, हम पहले आइदर एंड और केस का कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग बाई कांट से कंडीशन। तो आइदर और केस तभी होगा जब कंक्लूजन जो है आपका रॉन्ग हो जाए कांट से कंडीशन से, दोनों कंक्लूजन जो दिए गए हों। Variable of conclusion should be same. Variable of the conclusion should be same. One conclusion should be positive and the second one should be negative. Both the conclusion cannot be drawn together in the same diagram. तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर, ये सम पी आर क्यू सम क्यू आर एस, कंक्लूजन देखोगे आल पी आर एस नो एस आर पी। तो यहाँ देख रहे हो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल है कि नहीं, इसमें पी एस है इसमें भी पी एस है,
ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन, एंड बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग बाय कांट से कंडीशन। दोनों कंक्लूजन आप देखेंगे तो आल पी आर एस कांट से गलत है, नो एस आर पी ये भी कांट से है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेरिएबल ऑफ द कंक्लूजन शुड बी सेम, मैंने बताया वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड सेकेंड शुड बी निगेटिव, मीन्स आल पी आर एस ये तो सही है, मीन्स आल पी आर एस, लेकिन नो एस आर पी मतलब एक नो आ गया ना निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, ये भी ट्रू है। थर्ड है बोथ द कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन टुगेदर इन सेम डायग्राम। अब दोनों कंक्लूजन को हम एक डायग्राम में नहीं दिखा सकते, तो जब इतना सेटिस्फाई कर जाए, ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, तो आप यहाँ पे आइदर एंड और जो है लिख देंगे, आइदर एंड और केस, आइदर वन और सेकंड फॉलो, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। में आपका है सम एंड सम नॉट। अगर सम एंड सम नॉट कहीं इस तरीके का अगर वर्ड दिया है, इसका मतलब ही होता है आइदर और एग्जिस्ट। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बेस्ड आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विन डायग्राम हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स का एक हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो यही हमारा वेन डायग्राम है। जैसे रिलेशनशिप आल सम नो को किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। आल देखिए इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दैट, नो दो सर्कल का जो यूनिवर्सल ये शो करता है, सेट शो करता है, ये दोनों के बीच में जो है कोई रिलेशन नहीं है। सम मीन्स फ्यू इंटरसेक्शन इज देयर। नोट पॉइंट है ऑल डिफरेंट, अगर सभी अलग अलग हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सर्कल बनाया गया। जैसे अभी नोट पॉइंट में सेकेंड देखो, सेकेंड मिनट एंड आवर, अगर सेकेंड मिनट आवर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विन डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे देखो सेकेंड हैंड अंदर अंदर है, फिर मिनट हैंड, और इन दोनों को जो है कि इन सर्कल किया हुआ आवर हैंड है, आवर हैंड। टेबल चेयर फर्नीचर का अगर विन डायग्राम बनाओगे तो टेबल और चेयर दोनों तो फर्नीचर से ही बनता है, इसीलिए दोनों को अंदर रख दिया गया, और टेबल चेयर में कोई रिलेशन नहीं इसलिए सेपरेट कर दिया गया है। मेल फादर ब्रदर का विन डायग्राम बनाओगे तो फादर एंड ब्रदर में एक थोड़ा सा रिलेशन है, लिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे मेल देखेंगे तो दोनों जन मेल में आएंगे, इसलिए दोनों को अंदर इंक्लूज कर दिया गया है। डॉग पेट कैट है, तो कुछ डॉग जो है कि पेट हो सकते हैं, कुछ कैट हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल, क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल का पिक्टोरियल डायग्राम बनाओगे, विन डायग्राम बनाओगे, तो कुछ क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ मेल जो है कि अब जो मेल है मतलब क्लर्क मेल भी हो सकते हैं, और कुछ जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल हो सकते हैं, क्लर्क और मेल दोनों साथ में जो है मेल हो सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इंजीनियर ह्यूमन बींग का रेट, अब इंजीनियर ह्यूमन बींग ही होंगे, तो यहाँ पे आप अंदर लिख सकते हैं, लेकिन रैट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। फीमेल मदर एंड डॉक्टर का अगर विन डायग्राम बनाओगे तो आप देख सकते हो कि फीमेल मतलब जो मदर है तो फीमेल होंगी, तो मदर को अंदर रख दिया गया है। डॉक्टर जो है कुछ फीमेल हो सकती है कुछ, और मेल का थोड़ा पार्ट हो सकता है, मैं मदर कुछ हो सकती हैं और फीमेल हो सकती हैं, इस तरीके से उनके साथ जो इंटरसेक्ट कराया गया है। मेल फादर चिल्ड्रेन का अगर हम विन डायग्राम बनाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो चिल्ड्रेन जो है मेल हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया गया है और फादर को अलग दिखाया गया है। प्रोफेसर ऑथर एंड चिल्ड्रेन, तो प्रोफेसर एंड ऑथर के बीच में इंटरसेक्ट होगा, लेकिन चिल्ड्रेन जो होगा इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। एनालॉजीज, एनालॉजीज इज बेसिकली a relationship between words, एनालॉजीज इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में रिलेशन हुआ, पैटर्न आपको देखने की जरूरत होगी, जैसे मिल्क वाइट, टर्मरिक येलो, मतलब यहाँ मिल्क वाइट, यहाँ से आपको यह देखने को मिल गया कि कलर के बेसिस पे संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप कलर के बेसिस पे बताएंगे। कुक
कुक, देन फ्लाई, फ्लायर। कुक जैसे खाना बनाने वाले को कुक ही कहते हैं, तो इसका मतलब फ्लाई को फ्लायर कहेंगे। चाइल्ड पेडिएट्रिशियन, फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट, मतलब बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं उनको पेडिएट्रिशियन कहा जाता है, फीमेल के जो डॉक्टर होते हैं उनको गायनी कहा जाता है। डू, अनडू, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, मतलब यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है। तो दो शब्द के रिलेशन को देखोगे, तीसरे से आप जो है प्रिडिक्ट करोगे क्या होगा। तो इस तरीके से आप ये एनालॉजिस का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट, डाइस, पासा जिसे कहते हैं। 6 फेसेस, 8 कॉर्नर, 12 एजेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइस आप देख सकते हैं ऐसे होगा। जब इस डाइस को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट, देन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड बैक। इस तरीके से ओपन करोगे तो आपको दिखेगा। अब कुछ इसमें स्टेटमेंट है जिसे आपको याद रहना चाहिए। विजिबल फेस ऑफ डाइस नेवर बी अपोजिट, जो फेसेस आपको दिख रहे हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट पॉइंट, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल टू 7, sum of opposite side always equal to 7. Type of closed dice, in general dice, if the asked side is not in option, then the common side will be the answer। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ओपन डाइस, any side of the dice is internally connected with the other 4 side, any side of the dice is internally connected with other 4 dice। Two, next point, two opposite side will never shown together in same closed dice, two opposite sides will never shown together in same closed dice, alternate side are opposite sides in open dice जैसे top bottom, front back, left right। अब कंटूर लाइन 2-3 साल पहले एड ऑन किया गया है। कंटूर लाइन का मतलब क्या होता है ये आप देख, ये डेफिनेशन देख लीजिए। अ लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट above or below sea level, a line on a map joining points of equal height above or below sea level, that is contour line। कंटूर लाइन में 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक है सी लेवल से कम दूरी, तो एरिया ज़्यादा होगा। सी लेवल से अगर कम दूरी होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। सी लेवल से अगर ज़्यादा दूरी हो जाएगा एरिया कम हो जाएगा। एक पहाड़ के तरीके से होता है, जैसे पहाड़ का बेस ज़्यादा होता है और टिप, चोटी जो होता है कम होता है, उस पॉइंट को आप नोट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। Now we moving to the calendar। Calendar, first time calendar given by Julius Caesar। पहली बार जो कैलेंडर दिया गया था जूलियस सीजर, ये थोड़ा सा वेदर कंडीशन के बेसिस पे बनाया गया था, इसीलिए उसको हटा करके रिजेक्ट कर दिया गया और एक नया ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इस समय यूज हो रहा है। सोलर ईयर क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन राउंड टू सन। ये अर्थ को एक कंप्लीट राउंड लगाने में जो टाइम लगता है वो आपका सोलर ईयर है। तो सोलर ईयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एक्सप्रेशन में। सोलर ईयर मतलब 365 डे, 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड, ये टोटल। जैसा कि हम लोग मालूम है कि 365 दिन हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। रेड टाइम लगता है अर्थ को सन की चारों तरफ चक्कर लगाने में, वन राउंड कंप्लीट करने में वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगता है, जो कि हम 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड को 6 घंटा बना दिया जाता है। तो एक साल में 6 घंटे निकाले, सेकेंड में 6 आवर, थर्ड ईयर में 6 आवर, फोर्थ ईयर में 6 आवर, मतलब 4 साल में आप 6-6 ऐड करोगे तो 24 घंटे एक दिन। इसीलिए बोला जाता है 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फेब्रुवरी का महीना जो है एक दिन बढ़ करके 28 से 29 फेब्रुवरी बन जाता है। नोट पॉइंट यहाँ पे, एनी नॉर्मल ईयर इज लीप ईयर इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। मतलब इससे यह पता चल गया कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल होगा तो वो आपको लीप ईयर कहलाएगा।
जैसे 2024 यह साल हमारा लीप ईयर है। नोट पॉइंट सेकेंड, एनी सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। हाँ, लेकिन अगर हम एक पॉइंट ध्यान रखना है, सेंचुरी अगर हो तो 400 से डिविजिबल होगा तभी आपका जो है लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 1400 अगर 400 से डिवाइड करोगे, इट्स नॉट अ लीप ईयर। 400 से जो डिविजन 1600 डिवाइड बाई 400, तो यहाँ पे लीप ईयर। जैसे अगर 100 सेंचुरी 100 इज नॉट लीप ईयर, भले से 4 से डिविजिबल है लेकिन 400 से तो नहीं है, तो 400 को कंसीडर नहीं करोगे लीप ईयर में। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करने के लिए गिवन डेज अपॉन वीक डेज, ये है नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या है? रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे, डेज मतलब रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे बचा हुआ दिन किसी महीने में या साल में। जैसे और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मिनिमम ऑड डेज 0 होता है, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम ऑड डेज 6 से ज़्यादा नहीं होता। कॉशिएंट, जो कॉशिएंट आएगा वीक रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर ऑड डेज रिप्रेजेंट करेगा, कॉशिएंट वीक डेज रिप्रेजेंट करेगा। वीक साइकिल, 1 वीक साइकिल में 7 दिन होते हैं, पता ही होगा जैसा कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब आता है हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन जनवरी। जैसे जनवरी 31 दिन, जनवरी जो है एक 31 डेज होते हैं, 31 दिन होता है। 31 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 क्वॉशिएंट आएगा। 4 जो क्वॉशिएंट आएगा वो आपको वीक रिप्रेजेंट करेगा, और 3 जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज। मैंने बताया ऑड डेज रिमाइंडर बताता है डिवाइड करने के बाद, 3 आपका जो है ऑड डेज रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे, जो आपका क्वॉशिएंट आएगा 52, वो वीक रिप्रेजेंट करेगा, एक आपका रिमाइंडर आएगा ऑड डेज। 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर मतलब 366 डेज, 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक और 2 ऑड डेज। नंबर ऑफ लीप ईयर इन सेंचुरी, अगर आप सेंचुरी की बात करोगे मतलब 100 साल में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होते हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे, हाँ, तो 25 लीप ईयर आ जाएगा। हाँ, तो 100 माइनस 25 करोगे तो नॉर्मल ईयर। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि 100 आपका लीप ईयर नहीं है। अभी मैंने बताया कि सेंचुरी लीप ईयर तभी बनेगा जब 400 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 400 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, इसलिए 100 को हम लीप ईयर में नहीं कंसीडर करेंगे। तो 25 जो आपका टोटल लीप ईयर आ रहा है उस एक माइनस करोगे तो 24 लीप ईयर आएगा। तो 100 माइनस 24, 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। टोटल आपने 4 से डिवाइड किया, 25 लीप ईयर आया, लेकिन एक नहीं है, कौन? 100। 100th ईयर जो है उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि 100th ईयर जो सेंचुरी होता है 400 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके लीप ईयर होगा। इसलिए 25 में से हमने एक माइनस कर दिया, 24 लीप ईयर, और 100 में से 24 माइनस किया, 76 नॉर्मल ईयर। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएगा इन 24 लीप ईयर, वो 24 इंटू 2 48 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लीप ईयर में अभी अभी हमने यहाँ बताया कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो आपके पास टोटल कितने लीप ईयर है? 24, तो 24 इंटू 2 48। नंबर ऑफ ऑड डेज नॉर्मल ईयर में 76 इंटू 1, तो यहाँ पे 76 ऑड डेज, तो टोटल ऑड डेज 76 प्लस 48, 124 डिवाइड बाई 7 इसलिए कर देंगे क्योंकि हमने अभी बताया कि जो मैक्सिमम ऑड डेज होते हैं 6 होता है, इसलिए 7 से फिर डिवाइड करोगे। जब तक 7 से डिवाइड होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करोगे, 17 आपका क्वॉशिएंट आएगा जो वीक रिप्रेजेंट करेगा, और 5 ऑड डेज, रिमाइंडर आपका 5 आएगा, तो 5 ऑड डेज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नोट पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है कि 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर। इसके बाद फिर से जो 500, 600, 700, 800 लिखेगा तो वो रिपीट करने लगेगा आपका नंबर ऑफ ऑड डेज। 100 ईयर के लिए याद कर लो 5 ऑड डेज होते हैं, 200 के लिए 3 ऑड डेज, 300 के लिए 1 ऑड डेज, 400 के लिए 0 ऑड डेज। इसके बाद
पैटर्न आपका रिपीट करने लगेगा। जैसे यहाँ पर 5 3 1 0 शुरू यहाँ से हुआ था 5 3 1 0 1 0 5 3 1 0, मतलब ये जो पैटर्न है रिपीट करने लगेगा। तो 100 से लेके 400 याद कर लो, इसके बाद 4 का जो है वो रिपीटेशन करने लगेगा। 100 का 5 ऑड डेज, 200 का 3 ऑड डेज, 300 300 ईयर में 1 ऑड डेज, 400 ईयर में 0 ऑड डेज, फिर 500 600 700 800, फिर वही 5 3 1 0, सेम इसी तरीके से 9 से लेके 12 तक, फिर 5 3 1 0, इस तरीके से आपको रिपीट करता चला जाएगा। एक अदर मेथड है ऑड डेज लाने का, फार्मूला है डायरेक्ट अदर वे टू फाइंड ऑड डेज, टोटल ईयर प्लस टोटल लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ये होता है टोटल ईयर प्लस टोटल लीप ईयर डिवाइड बाई 7। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए 100 ईयर, तो टोटल ईयर 100 है और 100 में लीप ईयर कितना होता है 24, तो 100 प्लस 24 डिवाइड बाई 7, 5 ऑड डेज डायरेक्ट आ गया। 20 ईयर 200 ईयर, 200 टोटल ईयर प्लस 48 आपका लीप ईयर होता है डिवाइड बाई 7, 248 बाई 7, 3 ऑड डेज। दिस इज होल complete syllabus of the analytical aptitude. I hope you understood the topic. Please share your reflection through comment so that I can create new video on the remaining topic. Thank you. Best of luck for GATE 2K25.